हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ नाउन्स। प्रीवियस सेशन एक्चुअली जो फर्स्ट सेशन था नाउन्स का, उसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया और काफी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात किया। और सेशन को जब कंक्लूड किया तो हम लोगों ने देखा कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। और ये इन चीजों को मैंने डिस्कस किया और अब हम इन ग्रुप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में आपके साथ दो चीजें होंगी, एक तो नाउन के टॉपिक को लेकर आपका अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दूसरा डेफिनेटली आपका वोकैब बहुत अच्छा होने जा रहा है। और जिन चीजों पर मैंने फोकस किया कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, इनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें कई वर्ड्स बड़े मिसलीडिंग होते हैं, दिखते सिंगुलर है होते प्लूरल है, होते प्लूरल है दिखते प्लूरल है होते सिंगुलर है। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखाई पड़ रहे होंगे प्लूरल, लेकिन वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग जर्नी आपकी होने जा रही है और इसको आप थोड़ी एंजॉय करिएगा। और जब हमने ग्रुप में बात की तो मैंने यहाँ पर आपको काफी कुछ वर्ड्स दिखाए, और इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्चुअली वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर वो नाउन की तरह यूज किए जाएंगे तो उनका यूजेस बहुत अलग होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स मीनिंग भी चेंज हो सकते हैं उनके यहाँ पे। ठीक है, नाउ इस पर भी बात किया मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कि अगर हम ड्रेसेस की बात करते हैं तो मैं जनरली बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि सबको ये तो नहीं कह सकता कि किसी को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता हो, लेकिन अधिकतर को नहीं पता होता। जैसे यहाँ पे वर्ड है ब्रीचेज, सेकंड वर्ड जो लिखा हुआ है ब्रीचेज, तो ये वर्ड हम लोगों को शायद पता ना हो। तो एक तो हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी और दूसरा वोकैब बढ़ेगी, और ऑफ कोर्स नाउन के टॉपिक को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अगर मैं एक जीन्स खरीद के लाया हूं जो हम नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं कि मैंने एक नई जीन्स खरीदी है, तो इंग्लिश में जो बोलना है आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ न्यू जीन्स। मैंने दो जीन्स खरीदी है, आई हैव बॉट 2 पेयर्स ऑफ न्यू जीन्स, ऐसे बोलना है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेज हैं जिनको अगर बीच में से डिवाइड किया जाए तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। एक दूसरे की मिरर इमेज आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा, वो ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, और सीजर्स है, अगर इन दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। स्पेक्स हैं, जो ग्लासेस हैं मेरे, ये अगर उनको मैं बीच में से काट दूं तो एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। तो आई एम वियरिंग आ स्पेक्टिकल्स, नहीं, आई एम वियरिंग अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अब अगर हिंदी के हिसाब से सोचें तो सब पेयर में तो दो होते हैं, तो ये दो चश्मे कहाँ हैं? ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से हम हर चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हमें एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखनी है और इस लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है हमको वो जानना होगा। ठीक है ना, अब हम इन वर्ड्स को, जो एक्चुअली मैंने आपको वर्ड्स दिखाए, मैं एक बहुत लंबी जर्नी पर लेकर जाऊंगा और इसमें आपको काफी इंटरेस्ट आएगा और आना चाहिए। तो पहला वर्ड जो हमारा दिया गया है आर्म्स दिया गया है। आर्म्स के साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी और इसका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। तो एक चीज तो आप कर सकते हैं, आप इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए पूरा इनको, लेकिन इनके यूजेज में आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो मुझे लेके चलने दीजिए जर्नी पे, आप बस बैठिए और वीडियो को एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी को। आर्म्स मतलब भीख, भिक्षा, निर्धनों को दिया गया दान, निर्धनों को दिया जाने वाला दान, वस्त्र, भोजन, पैसा इत्यादि भिक्षा आप बोलते हैं। तो भिक्षा के लिए जो वर्ड है वो आर्म्स है, इसमें एल साइलेंट रहता है, और मनी, फूड एंड क्लोथ्स गिवन टू पुअर पीपल। नाउ वन वर्ड में वर्ड आ सकता है और ग्रामर में ALM करके कोई वर्ड नहीं होगा। ALM करके कोई वर्ड नहीं है। अगर आप एक मटेरियल नाउन देखना चाहें, एलम, फिटकरी, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, घर में यूज करते हैं, तो वो तो एलम है, लेकिन ये वर्ड जो है आर्म्स है। ठीक है, एल साइलेंट है। ठीक है, मनी गिवन टू, मनी, फूड, क्लोथ्स, जो कि दिया जाता है गरीब लोगों को, भिक्षा। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी आर आएगी, और अगर इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो दे का प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्टिव केस में, देम का ऑब्जेक्टिव केस में। आप जानते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से नंबर, पर्सन और जेंडर में एग्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है एमेंड्स है। अब जैसे ही हम इस वर्ड पे आते हैं तो हमारे पास एक वर्ब और आती है एमेंड। एमेंड करने का मतलब होता है संशोधन करना। अब अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कई अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, संशोधन किए गए हैं। तो जब मैं इस वाले अमेंड की बात कर रहा हूं तो मैं इस वाले अमेंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक नाउन है और ये एक वर्ब है। ठीक है, इसको हिंदी में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं संशोधन करना। इंग्लिश में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर मैं वर्ड पे आता हूं अमेंड्स पे। टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ अ लॉ, रूल, पॉलिसी एटसेट्रा। टू चेंज द टेक्स्ट
ऑफ अ लॉ, पॉलिसी, रूल, कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर, इन चीजों के शब्दों को बदल देना, इसी को हिंदी में कहा जाता है संशोधन करना। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो इस वर्ड से निकल के आते हैं, अमेंडमेंट। ठीक है, तो इस वर्ड को आप राइट डाउन कर लीजिएगा। और हम अब आते हैं अमेंड्स पर। और इस अमेंड्स का जो मैंने अमेंड अभी लिखा, इससे कोई रिलेशन आपस में नहीं है। अमेंड्स का मतलब होता है हर्जाना और क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन फॉर अ लॉस और इंजुरी। ठीक है, तो यहां पर ये एक नाउन है और इसमें से एस को ओमिट नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने आपको सिखा रखा है, कभी कई बार वोकैबुलरी में आया डैमेजेज, क्योंकि आपने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया है, यू विल हैव टू पे मी अमेंड, यू विल हैव टू पे मी डैमेजेज, रिपेरेशन। और अमेंड्स हमारे पास वर्ड है, वोकैब सेट 1 में जाएंगे तो आपके पास रिड्रेस वर्ड आता है, रिड्रेस, वो भी हम लोगों ने देखा वहां पे। ठीक है, तो अमेंड्स के कुछ यूजेस देखिएगा। टू मेक अमेंड्स, हिंदी में एक वर्ड आपके पास है प्रायश्चित करना, भरपाई करना। और जनरली जो प्रेप का केस है, कई बार आप मुझे एक्यूज करते हैं सर आप प्रेप नहीं पढ़ाते, आप प्रेप क्योंकि फिक्स्ड होते हैं तो ये नोट्स में देता हूं और उनको भी आप पढ़िए। तो प्रायश्चित करना, शी ट्राइड टू मेक अमेंड्स, तो यहां पर जो अमेंड्स है ये नाउन है, ये ऐसा ही रहेगा, फॉर व्हाट शी हैड सेड। मैं ये भी छोड़ दूं, तो जो उसने कहा था उसके लिए उसने भरपाई करी, सॉरी बोला हुआ, गलती मानी होगी अपनी। यू ट्राई टू मेक अ सिचुएशन बेटर आफ्टर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, प्रायश्चित करना। और थोड़ा सा वोकैब वाला पार्ट रहेगा। तो जो प्रायश्चित किया जाता है, प्रायश्चित तब करते हैं जब आपको लगता है कि आपने कुछ गलत काम कर लिया है और उसको सुधारने के लिए। जैसे शास्त्र में कहा गया है कि गंगा स्नान करिए, गाय का दान करिए, ये सब जो पार्ट है वो मैं सही गलत में नहीं जाऊंगा। प्रायश्चित करना, तो प्रायश्चित करने के लिए आपके पास दो वर्ब और है। वन इज एक्सपिएट, अपने बिल्कुल यही जो आपकी डेफिनेशन है वही लिख सकते हैं, टू एक्सपिएट और टू एटोन। आई विल हैव टू एटोन फॉर माई मिस्टेक्स, मुझे अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। पछता नहीं रहा हूं, प्रायश्चित कर रहा हूं। प्रायश्चित करने का मतलब है जो गलती मुझसे हो गई है उसको मैं सुधार रहा हूं। पछताने में बस मैं बैठ के सॉरी फील कर रहा हूं और मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। तो आपके पास अब 3 एक्सप्रेशन है, टू मेक अमेंड्स आपके पास आ गया, एंड ऑफ कोर्स आपने लिख लिया होगा टू एक्सपिएट और टू एटोन, दोनों वर्ब्स है, प्रायश्चित करना, पछताना नहीं। ठीक है, और इसका भी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टू ट्राई टू मेक अ सिचुएशन बेटर आफ्टर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो अगर मम्मी से आपने गलती से तेज बोल दिया है तो यू विल हैव टू मेक अमेंड्स, आपको प्रायश्चित करना होगा, अपनी गलतियों की भरपाई करनी होगी। अमेंड्स का जो मतलब है कंपेंसेशन है, डैमेजेज है, रिड्रेस है, ये आपके वोकैब का पार्ट भी बन जाएगा। तो सेकंड वर्ड हमने लिया यहाँ पे। थर्ड वर्ड एक्चुअली इज एनाल्स, और ये जो वर्ड आपका एनाल्स है, घटनाओं का आधिकारिक वार्षिक विवरण। ठीक है, हर डिपार्टमेंट अपने एनाल्स को इशू करता है और कई यूनिवर्सिटीज हैं जो ये काम करती हैं। तो एन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, आप अगर एक वर्ड में इसको याद करना चाहें तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ये वर्ण क्रम से लिखा हुआ इतिहास, जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, अप्रैल में क्या हुआ, मई में क्या हुआ, तो एक एनाल्स है। तो ये क्राइम के इतिहास में, तो इन द हिस्ट्री ऑफ क्राइम भी आप बोल सकते हैं। और एक अगर आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा और इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट इंसिडेंट इन द एनाल्स ऑफ क्राइम, क्राइम के इतिहास में एक ये बहुत दुर्लभतम घटना है। तो एनाल्स हिस्ट्री, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं एक्चुअली, और इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। क्रोनोलॉजी क्योंकि आप सेंटेंस रिअरेंजमेंट कर चुके हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। एनाल्स, थर्ड वर्ड आया हमारे पास, पहला आर्म्स था, दूसरा एमेंड्स था और थर्ड एनाल्स है। तो ये अब इसमें से एस को मैं ऑमिट नहीं कर सकता। अगर मैं वर्ड यूज करता हूं हिस्ट्री, हिस्ट्री तो ये सिंगल नंबर होगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं एनाल्स की तो ये प्लूरल नंबर होगा। दूसरे के हैं, तो वोकैब भी पार्ट हो गया आपका, एसवीए भी हो गया और प्रोनाउन भी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आर्काइव्स। इस वर्ड को समझाने के लिए सुनिएगा, आप सुना होगा आपने कि इंडिया और रशिया में कोई ट्रीटी हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो दोनों देश के जो हेड्स है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट, इसे रेटिफाई करते हैं, साइन करते हैं। ठीक है, अब ये जब ट्रीटी साइन होती है तो आखिर इसकी जो फाइल है वो रखी कहाँ जाती है। अब पाकिस्तान से हमारा समझौता हुआ 1971 में जो हुए,
हिस्ट्री वाइज में शायद सही ना हो, और कई कंट्री से हमने समझौते किए हैं, और देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के विदेश मंत्री या गृह मंत्री उस फाइल को साइन करते हैं दूसरे देश के अपने काउंटर पार्ट से। उस देश का भी गृह मंत्री होगा, हमारा भी गृह मंत्री होगा। तो आखिर ये फाइल्स रखी कहाँ जाती हैं? ये फाइल्स रखी जाती हैं आर्काइव्स में, द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, आर्काइव्स। अब उस केस में जो वर्ड है वो आर्काइव नहीं होगा। आर्काइव को वर्ब की तरह आप यूज कर सकते हो, तो उसमें से अगर आपको बनाना है सिंगुलर नंबर तो आप एस लगा सकते हो। अगर आप दिल्ली में जॉब करेंगे तो आपको लिखेगा राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया गेट के पास में एक जगह ऑफिस है, तो वहां पर ये सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो हम ये हमारा फैमिली आर्काइव्स है। अगर मैं कहता हूं तो यहाँ पर फैमिली के संबंधित सारे सबके दादा के परदादा के फोटो रखे हुए हैं, उनसे संबंधित चीजें रखी हुई हैं, तो फैमिली आर्काइव्स हो सकता है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर एक लिंक आ रहा होता है आर्काइव्स। तो आज की जो डेट है, आज का न्यूज़पेपर तो आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे आप 18 में 1975 का पेपर पढ़ना चाहते हैं तो वो कहाँ मिलेगा आपको? उस वेबसाइट की आर्काइव्स में मिलेगा। तो आर्काइव्स जहां पर पुरानी चीजों को, पुरानी ऐतिहासिक दस्तावेजों को रखा जाता है, आर्काइव्स। तो फैमिली आर्काइव्स भी हो सकता है। और दिल्ली में जो ऑफिस है राष्ट्रीय अभिलेखागार या पूरा लेखागार है ये, और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, वहां पे हम आर्काइव वर्ड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आर्काइव एक वर्ड यूज हो सकता है, सभी ऐतिहासिक तथ्यों को एक साथ रखना, वो आर्काइव वर्ब है, वो वर्ब की तरह आ जाएगा, लेकिन यहां पर एस को ओमिट नहीं किया जा सकता, और डेफिनेटली ये प्योर नंबर है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है आर्म्स। तो आप अगर कहें सर ये भी तो आपकी आर्म्स है, डेफिनेटली इसका एक मतलब आर्म्स है, और उस केस में इसका सिंगुलर वर्ब बन जाएगा राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, सीधी भुजा और दाई भुजा और बाई भुजा। लेकिन जब हम केवल आर्म्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वेपन्स, हथियार, ठीक है। तो अगर इसको वेपन्स के मीनिंग में आपको यूज करना है, द टेररिस्ट डू नॉट हैव आर्म। आर्म अगर बोलोगे तो मतलब भैया इसके हाथ नहीं है। आर्म्स, वेपन्स, स्पेशली वो दो यूज इन वॉर, वो तो स्पेशली वाला पार्ट है वेपन्स। और अगर आप अपने सिटी में थोड़ा सा मार्केट में जाएंगे तो कहीं शॉप्स होंगे जहां पर आपको कार्टेजेस मिल जाएंगे, तो वो जो होता है हथियार, एम्युनिशन, गोला बारूद, ठीक है। द सप्लाई ऑफ बुलेट्स एक्सेट्रा दैट यू नीड टू फायर फ्रॉम अ वेपन, मतलब जो भी गोली बारूद चलाया जाता है, ये हिंदी में जो लिखा हुआ है इसको कहा जाता है एम्युनिशन। तो आपके पास जो शॉप्स है वहां लिखा होता है एम्युनिशन, यहाँ हथियार नहीं, आर्म्स एंड एम्युनिशन, वहां पे बंदूक भी मिलती है और वहां पे बंदूक की गोलियां भी मिलती है, एम्युनिशन। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। आप अगर एक मीनिंग में लिखें तो बुलेट्स, लेकिन अगर हम टैंक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम बुलेट्स की बात नहीं करेंगे, बॉम्ब्स की बात करेंगे, ठीक है। तो वो एम्युनिशन होगा। नाउ इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है, कोई भी, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे हथियार हैं, मैं तुम्हारे ऐसे तथ्य जानता हूं कि अगर मैंने मीडिया में डाल दिए तो आपका बिल्कुल पब्लिक क्रिटिसिज्म हो जाएगा आपका। तो द अपोजिशन डज नॉट हैव एनी एम्युनिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। विपक्ष के पास वर्तमान पद पर आसीन सरकार है, उसके खिलाफ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वर्तमान सरकार को कोई प्रॉब्लम हो। तो ये एम्युनिशन फिगरेटिव मीनिंग में है और ये वोकैब का पार्ट है आपका, ठीक है। और वेपन के केस में कभी भी ARM आप यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पर आपको S का यूज करना मैंडेटरी होगा। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये बढ़िया है, हमें राइट डाउन भी नहीं करना पड़ रहा है ना, और हमें आराम से सुनने को मिल रहा है। और अगर आप ऑनलाइन अभी तो वीडियो में है तो हमें ऑफलाइन के बैच में भी जाना नहीं पड़ रहा है, हमें तो यहीं बैठ के पता लग जा रहा है सारा। अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा तब भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, उसमें तो कुछ होगा नहीं। बस ये है कि आपको डेली कोचिंग, घर से निकल के कोचिंग तक आना होगा, फिर घर जाना होगा, उस टाइम को आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो आर्म्स हो गया और एम्युनिशन हो गया, वोकैब भी आपके पास आ गई। तो मेरे पास आपके लिए बहुत सारा एम्युनिशन है, समझ में आइएगा, मैं इस केस को यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है ऑस्पिसेज। ऑस्पिसेज बहुत अच्छा वर्ड है और इसका जो मतलब है सपोर्ट। कभी आपने सुना होगा इस प्रोग्राम का जो आयोजन है रेड क्रॉस के सहयोग से किया जा रहा है या पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। ये संस्थान जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से चल रहा है। तो अंडर द ऑस्पिसेज ऑफ या एजेज भी एक वर्ड आता है और इसका जो यूजेज होगा एक सेंटेंस में वो है अंडर द ऑस्पिसेज ऑफ या अंडर द एजेज ऑफ।
दोनों का मतलब एक ही है। और ये ऑस्पिसेज जो है एक प्लूरल नंबर है। अब जब हम बात में ये तो मेरा पार्ट हो गया कि बेटा ऑस्पिसेज जो है हमेशा प्लूरल नंबर में लिखा जाता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन कल ये फिलर में आ जाए, कल ये क्लोस्टर्स में आ जाए, तो आपको जो यूज होगा अंडर द ऑस्पिसेज ऑफ समबडी समथिंग। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। मेडिकल सप्लाईज आर बीइंग सेंट अंडर द एजिज ऑफ द रेड क्रॉस। तो इसका मतलब क्या होगा, रेड क्रॉस के सहयोग से। द कम्युनिटी सेंटर वॉज सेट अप अंडर द ऑस्पिसेज ऑफ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो जो कम्युनिटी सेंटर है इसकी जो स्थापना की गई एक सरकारी प्रयास के सहयोग से हुई। तो ये जो इसका यूजेज होगा वो ऐसा होगा, अंडर द ऑस्पिसेज ऑफ, अंडर द एजेज ऑफ, ये है अ पीस कीपिंग फोर्स अंडर यूनाइटेड नेशंस ऑस्पिसेज, जो यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से है। तो ऑस्पिसेज में हम यहाँ पे एस को हटा नहीं सकते, ठीक है, एजेज में हम एस को हटा नहीं सकते, तो आपका पास वोकैब भी काफी अच्छी हो जाएगी। 6 वर्ड हमने किया, 97 है ये। नेक्स्ट जो है बेलोज। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपने हिंदी का वर्ड सुना होगा फूंकनी, जिसको फिर ऐसे फूंका जाता है और चूल्हे में आग को लगाने के लिए, आग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। A piece of equipment for blowing air into or through something used for making a fire burn better or for producing sound। अगर आप कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम फूंक फूंक के बजाते हैं, जनरली इसको फूंकनी कहा जाता है। गांव बचपन में आप लोगों ने ऐसे मेले में खरीदे होंगे, इधर से हवा भरते हैं, इधर बैलून भर जाता है और फिर जब बैलून से हवा निकलती है तो आवाज करता है, बेलोज। इस केस में ये नाउन है और यहां से एस को ऑमिट नहीं किया जा सकता। गुड एनफ। लेकिन कल अगर आपको एक वर्ड दिखाई पड़े बेलो, तो आप कहेंगे अरे सर ने तो हमें समझाया था बेलोज होता। तो बेलो एक्चुअली एक वर्ब है और इसका मतलब है सांड की भांति जोर से चिल्लाना, बहुत तेज चिल्लाना। टू मेक द डीप साउंड दैट द बुल मेक्स। आजकल सांड जो है सड़क पे घूमते रहते हैं, मेरे स्टेट में तो घूमते हैं, तो बहुत तेज तेज आवाज करते हैं, तो हम कह रहे हैं बुल जो है बेलो कर रहा है, ठीक है ना। पहला मतलब है जोर से चिल्लाना। ये तो सांड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम भी सांड की तरह चिल्लाते हैं, है ना, तो बहुत तेज से चिल्लाते हैं। यल करना, शाउट करना, ये वर्ब्स आप जानते होंगे, तो बस ये होगा। दैट इज ए प्रॉब्लम, बेलोड हरी, हरी चिल्लाए, ये तुम्हारी समस्या है। तरुण वॉज बेलोइंग ऑर्डर्स, चिल्ला चिल्ला के आदेश दे रहा था। यल करना ये फिगरेटिव मीनिंग है, ये इसका लिटरल मीनिंग है। बुल सांड के लिए आता है। तो ऐसा नहीं है बेलो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है कि एमेंड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है कि आर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारे वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब ये प्लूरल नंबर बनाते हैं तो फिर उनका उस मीनिंग में सिंगल नंबर नहीं है, ठीक है। बॉयल्स, आमाशय से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली नलिका। बॉयल्स हुई होता है ये, आपने खाना डाइजेस्ट कर लिया, अब ये बॉडी से एक्सक्रीट किया जाएगा। तो जब खाना आपका डाइजेस्ट हो गया है तो बॉडी से निकालने के लिए जो आपकी जो ये ट्यूब है, इन्हें कहा जाता है बॉयल्स, ठीक है। आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द ट्यूब दैट कैरीज वेस्ट फूड अवे फ्रॉम योर स्टमक टू द प्लेस वेयर इट लीव्स योर बॉडी। मल त्याग करते हैं हम लोग, तो फिर ये जो मल बनता है तो इसको स्टमक से लेकर बॉडी से निकालने के लिए जो ट्यूब आती है, इसे कहते हैं बॉयल्स। आपका मेडिकल नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और उस केस में एस नहीं हटा सकते आप। अब इसका फिगरेटिव मीनिंग द बॉयल्स ऑफ समथिंग। अब सोचिएगा जो ये ट्यूब होगी जो हमारे वेस्ट मटेरियल को हटा रही है, शरीर के बिल्कुल अंदर होगी। तो अगर हम कहते हैं द बॉयल्स ऑफ समथिंग, द बॉयल्स ऑफ समथिंग, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, और रंबल, घर घर की आवाज आई फ्रॉम द बॉयल्स ऑफ द अर्थ, मतलब जमीन में बहुत गहरे से जो है आवाज आई, तो हमने फिगरेटिव मीनिंग लिया हुआ है। और बॉयल्स का प्लूरल नंबर, ये प्लूरल नंबर में ही रहता है, तो वर्ब जो लगाई जाएगी वो तो आप जानते हैं, प्लूरल वर्ब कैसे लगाई जाती है वो आप जानते हैं। तो 8th वर्ड आपके पास हो गया। एंड 9th एक्चुअली इज एंट्रिल्स, अंतड़ियां। तो आपकी बॉडी के स्टमक में जो ऑर्गन्स है इन्हें कहा जाता है एंट्रिल्स। एंट्रियल नहीं, एंट्रिल्स। द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल, एंट्रिल्स। मैंने किसी को चाकू मारा और उसकी क्या हिंदी में बोला, अंतड़ी बाहर आ गई। अंतड़ी का मतलब यह है कि उसके इंटरनल ऑर्गन से बाहर निकल के आ गए। एंट्रिल्स, बॉयल्स हो गया आपके पास और एंट्रिल्स हो गया। अब एंट्रिल्स का फिगरेटिव मीनिंग है किसी चीज का सबसे अंदर का भाग। बॉयल्स का क्या था, द डीपेस्ट पार्ट, सबसे गहरा पार्ट। और ये भी सेम चीज है, द इनर मोस्ट पार्ट्स ऑफ एनीथिंग, एंट्रिल्स।
ठीक है। तो डेफिनेटली 20 मिनट्स हम लोगों ने इस वीडियो में लगाए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे और वो हम चेक कर लेंगे, आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं देख लीजिएगा, नहीं लगते हैं स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इटेबल्स हैं, कॉमेस्टेबल्स हैं, विक्चुअल्स हैं और एडिबल्स हैं। अगर आप किसी मूवी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो वहां लिखा होता है इटेबल्स आर नॉट अलाउड। अब ये जब वर्ड है तो ये चारों वर्ड जो है एक्चुअली एडजेक्टिव की तरह भी यूज किए जाते हैं, और एडजेक्टिव की तरह यूज करने पर ईटेबल लिखा जाएगा। एबीएलई से एंड होने वाले वर्ड, आईबीएलई से एंड होने वाले वर्ड, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो एक्चुअली कुछ केसेस में एबीएलई से एंड होने वाले जो एडजेक्टिव हैं, जैसे ईटेबल है हमारा, मूवेबल है हमारा, इनमें हम एस लगा लेते हैं। वैल्यूएबल है हमारा। कुछ एडजेक्टिव्स जो कि एबीएलई से एंड हो रहे हैं, जैसे आपको भी दिखाई पड़ ही रहा है, ईटेबल, आप देखिएगा मूवेबल, आप देखिएगा वैल्यूएबल, ये एक्चुअली एडजेक्टिव्स है, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें तो ये नाउन बन जाते हैं। नॉर्मली एडजेक्टिव में एस नहीं लगाया जाता। कुछ आईबीएलई वाले एडजेक्टिव भी हैं, जैसे लिखा हुआ है कॉमेस्टेबल्स, ठीक है। नाउ ये एक्चुअली एडजेक्टिव है, तो पहले हम इनको एडजेक्टिव की तरह देख लेते हैं। एडजेक्टिव की तरह ईटेबल, कोई भी चीज अगर ईटेबल है तो आप इसे खा सकते हैं। कॉमेस्टेबल, दैट कैन बी ईटन, कोई भी चीज जो खाई जा सकती है। एनी सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड एज फूड। एडिबल, खाने में सुरक्षित, ये चीज एडिबल है। तो अगर आप ऑयल को देखेंगे तो वहां पे लिखा होता है एडिबल ऑयल, जो आपके कई ब्रांड के ऑयल आते हैं, लिखा होता है एडिबल ऑयल, तो मतलब आप इस तेल को खा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप अरंडी का तेल खा रहे, कैस्टर ऑयल खा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कई और ऑयल्स भी आते हैं। तो एडिबल, आर दीज मशरूम्स एडिबल, क्या ये खाने में सुरक्षित है? तो क्या ये पॉइजनस तो नहीं है? नहीं। तो कॉमेस्टेबल भी आपके पास है, जो खाया जा सकता, कोई भी प्रोडक्ट जिसका हम खाने की तरह प्रयोग कर सकते हैं। और ईटेबल्स, जो नॉर्मली हम खाने में चीजें मानते हैं, वो हमारी ईटेबल्स में आते हैं, वो ईटेबल है। तो आलू हमारा ईटेबल है। लेकिन बचपन में आपने फूल के, गेंदे के फूल के जो है पार्ट को, थोड़ा सा उसका जो व्हाइट पार्ट होता है उसे निकाल के खा जाते हैं बच्चे। मैंने तो बहुत खाए हैं। तो वो एक्चुअली एक लिस्टेड एक फूड नहीं है। कई लोग जो है फूल की पत्तियां खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना लगने, भूख लगने पर आप माँ से बोलेंगे मम्मी गुलाब के फूल की पत्तियां दे दो। तो गुलाब के फूल की पत्तियों को हम कहेंगे कॉमेस्टेबल, हम कह सकते हैं एडिबल, अगर हमारा मानना यह है कि ये खाद्य पदार्थ जो है खाने में सुरक्षित तो है ना। ये क्या ये खाना एडिबल है, मतलब सेफ है ना खाने में? तो ऑफकोर्स तीनों का जो सिमिलर मीनिंग है, फिट टू बी ईटन, फिट टू बी ईटन, ये उपयुक्त है कि आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो आपके पास 3 एडजेक्टिव आए, ईटेबल, कॉमेस्टेबल एंड एडिबल, ठीक है ना। अब हमारे पास एक वर्ड और है, विक्चुअल, वो आ जाएगा ना। ईटेबल्स खाद्य पदार्थ, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज खाया जा सकता है। कॉमेस्टेबल्स आर्टिकल्स ऑफ फूड, एडिबल्स फूड प्रोडक्ट्स। एक्चुअली इसका एक मीनिंग और भी है, कुछ लोग जो है मैरिजुआना, नशीला पदार्थ भी जो है खाने में मिला लेते हैं। मैं नहीं जानता कि ये सही है, लेकिन आपके शहर में एक दुकान जरूर होगी जहां के छोले भटूरे या जहां के समोसे जो है बहुत फेमस होते हैं। मैं नहीं जानता सही है, मैं मतलब ऑथेंटिक तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये है कि ये लोग थोड़ा सा इसमें जो है अफीम मिला देते हैं। मैं कभी भी कोई प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कि ये वाला ऐसा करता है। और वो क्या होता है, अफीम की लग जाती है आदत, और जब आप जाते हैं भाई ये वाले छोले भटूरे जरूर खाएंगे हम लोग। तो अगर कोई इस व्यवसाय में है तो मुझसे बुरा ना माने, लेकिन वो ऐसा करते हैं। तो एडिबल्स एक्चुअली उन खानों के लिए भी आता है जिसमें थोड़ा नशे का पदार्थ मिला हुआ हो। अदरवाइज आपके पास 4 सिनोनिम है, ईटेबल्स, कॉमेस्टेबल्स, विक्चुअल्स एंड एडिबल्स, ठीक है। विक्चुअल्स में फूड एंड ड्रिंक सारे आते हैं, ठीक है। तो आपने ईटेबल्स, ईटेबल, कॉमेस्टेबल, एडिबल पढ़ा। आपने अब ये 4 एडजेक्ट नाउन लिए, ईटेबल्स, कॉमेस्टेबल्स, विक्चुअल्स एंड एडिबल्स। कॉमन मीनिंग क्या है, फिट टू बी ईटन। ईटेबल जो चीजें सामान्यतः मानी जाती है कि खाने योग्य है। कॉमेस्टेबल कोई भी चीज जो माना जाए कि खाया जा सकता है। विक्चुअल्स में फूड एंड ड्रिंक्स आते हैं। एडिबल्स भी केवल आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन इसका इंप्लाइड मीनिंग ये है कि इसमें कुछ नशीले का पदार्थ, नशा मिला हुआ है, ठीक है।
वरना आप इसको केवल इतने से काम चलाइए। ये मैंने जानबूझ कर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से कई टीचर्स को या कई स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन भी मुश्किल से मिलेगी। तो आप इससे काम चला लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा, आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। विक्चुअल्स, विक्चुअल जो वर्ब है, विक्चुअल जो वर्ड है आपका विक्चुअल, ये एक्चुअली एक वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। विक्चुअल, लेट्स से आप शिप से जा रहे हैं और आपकी जो वोएज है, जो समुद्री यात्रा है 3 महीने चलेगी, तो आपको रसद भरना होगा ना। द शिप विक्चुअल बिफोर द लॉन्ग वोएज, लंबी समुद्री यात्रा से पहले समुद्र शिप में खाने रसद सामग्री भर ली गई। सप्लाई विद फूड, कोरोना में गवर्नमेंट ने लोगों को विक्चुअल किया। द पॉपुलेशन वॉज विक्चुअल ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, इन लोगों को खाने का सामान भी दिया गया। तो ये वर्ड हमारा होता है विक्चुअल्स। तो 12 तक आते आते आपके पास कई वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, और जब आप ये वीडियो आज कंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपका वोकैब बेहतर होगा। एम्बर्स एंड सिंडर्स, एम्बर्स जो आपके पास वर्ड है अंगारा, बुझ चुकी आग में दहकता कोयले का टुकड़ा। वाह, क्या डेफिनेशन है। तो जो आग बुझ चुकी है उसमें कोई कोयला जल रहा है। आजकल हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, अंगीठियों का यूज नहीं किया जाता, लेकिन पुराने जमाने में ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी अंगीठियां जलती हैं। तो वो बच्चे इस बात से वेट कर सकते हैं कि भाई आग बुझ गई है लेकिन एक कोयला जो है जल रहा है, वो एम्बर। तो आप एक वर्ड में कह सकते हैं अंगारा। या होली, तो होलिका दहन तो आप सभी लोग करते होंगे। तो होली जब पूरी जल जाती है, जलने के बाद लकड़ी के कुछ टुकड़े बचे हैं अभी भी जल रहे हैं, वो एम्बर्स है। लेकिन जब होली का जो पूरा दहन हो जाएगा और जो बचेगी वो क्या बचेगी, भस्म या राख, सिंडर्स। हर्थ इज अंगीठी, कोल्ड हर्थ एक ठंडी अंगीठी जो कि राख से भरी हुई है। ठीक है। स्मॉल पीस ऑफ एश, एश ही होता है, राख होता है। ठीक है। और पार्टली बर्न्ट कोल और वुड, वो पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो 2 वर्ड हैं आपके पास, एम्बर्स और सिंडर्स। और लेकिन कभी समय निकालकर, क्योंकि हिंदी भी लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, इंग्लिश भी पढ़िएगा। तो जरूरत ये नहीं है कि आपको इसका इंग्लिश डेफिनेशन याद हो, जरूरत इस बात की है कि हमें ये वर्ड क्लियर हो। बिल्कुल परफेक्शन नहीं चाहिए हमें, लेकिन इतना चाहिए कि हाँ ऐसे वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। एम्बर्स एंड सिंडर्स, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी। एक लड़की थी, सौतेली माँ थी, उसकी 2 बेटियां थी, और वो बड़ा तंग करती थी उसको। और फिर वो एक परी आई तो उसने उसको एक रथ दे दिया, और वो किसी राजा के स्वयंवर में गई तो उसके जूते चप्पल चूहे वाली कहानी जो है सिंड्रेला की कहानी। सिंड्रेला, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं सिंडर्स की बात कर रहे हैं। तो सिंड्रेला की स्टोरी, जो वर्ड अगला आएगा वो इसका नाउन से कोई लेना देना नहीं है। सिंड्रेला एक स्टोरी है, आप इसे नेट पे चेक कर लीजिए, पूरी कहानी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। और एक्चुअली इस पे मूवी भी बनी हुई है, HBO में आप देख सकते हैं, सिंड्रेला। ठीक है। तो सिंड्रेला एक्चुअली जो वर्ड है एक स्टोरी से रिलेटेड वर्ड है। तो सर आप इसको, और ये लड़की जो होती है इसका नाम सिंड्रेला होता है, तो घर में इससे नौकरानी के काम कराते हैं। और सुना होगा कि मतलब सैंडल्स पहन के जाती है, और परी बोलती है कि रात के 12 बजे से पहले आ जाना। तो रात के 12 बजे से पहले भागती है तो उसकी सैंडल छूट जाती है, तो राजकुमार उसका सैंडल लेके घूमता है, और जिस लड़की के फिट होगा उससे शादी कर लेगा। तो वो कहानी है, तो आप पढ़ लीजिएगा। सिंड्रेला की स्टोरी में पूरी नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन सिंड्रेला जो वर्ड है ये एक्चुअली एक नाउन के रूप में एक व्यक्ति या वस्तु जिसको उचित सम्मान नहीं दिया गया, उपेक्षित व्यक्ति या वस्तु। कहने को भारत का, हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, लेकिन हॉकी को लेकर कोई IPL जैसा टूर्नामेंट नहीं होता, और होता भी है तो देखते नहीं है। तो हॉकी जो है हमारे देश में एक सिंड्रेला है। A person or thing that has been ignored and deserves to receive more attention. सिंड्रेला। क्रिकेट में आप देखें तो क्रिकेट में टीम में सिंड्रेला कौन होते हैं, बॉलर्स। इनको बैट्समैन का नाम दिया जाता है, बैट्समैन भाई वाह आप भारतीय टीम की रीढ़ हैं, ये है वो है। तो सिंड्रेला अगर मैं बोलता हूं कि आप होम्योपैथी जो है वो एक्चुअली मेडिकल सिस्टम में सिंड्रेला है। तो एलोपैथी को जो सम्मान दिया गया है वो होम्योपैथी को नहीं दिया गया है, दो इट इज मच मोर इफेक्टिव देन एलोपैथी। सिंड्रेला एडजेक्टिव के रूप में इग्नोर। आप भी अपने 12th में जाइए तो आप लोगों ने मैथ्स और साइंस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया होगा, इंग्लिश को नहीं दिया होगा।
तो आपके 12th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो एक्चुअली सिंड्रेला था। तो स्टोरी है सिंड्रेला, और सिंड्रेला की स्टोरी है जो आप नेट पे चेक कर सकते हैं, गूगल यूट्यूब पे डाल सकते पता कर सकते हैं। लेकिन अब जो वर्ड है, मतलब जो प्रॉब्लम सिंडर वर्ड मैंने कराया आपको, सिंडर्स कराया वर्ड, तो मुझे वर्ड दिखाई पड़ा तो मैंने इसको नोट्स में ले लिया, और क्योंकि डेफिनेटली वोकैब का पार्ट तो है ये। देयर इकोनॉमी वाज द सिंड्रेला ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था वो चीज थी जिस पर औद्योगिक दुनिया की वो चीज थी जिस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। किसानों की इकोनॉमी पे कौन ध्यान देता है आजकल? एडजेक्टिव, मेंटल हेल्थ केयर हैज बीन द सिंड्रेला सर्विस, एक ऐसी सेवा जिसको अनदेखा किया गया है फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। सिंड्रेला स्टोरी भी है इसकी, वो आप गूगल की हेल्प ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज गैलोज। ये वर्ड बड़ा अच्छा है और इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बहुत बाद में भी वर्ड आने वाला है ये। फांसी का तख्ता, वो स्ट्रक्चर जिस पे एक व्यक्ति को लटका कर फांसी दी जाती है, गैलोज। अब ये इस कैटेगरी का अकेला वर्ड है जिसके साथ अगर मैं कहूं इसके साथ एज आएगा या आर आएगा तो आप कहेंगे सर इसके साथ जो है, क्योंकि आप हमें वो कैटेगरी पढ़ा रहे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, तो यहां पर हम आर का यूज करेंगे। लेकिन इस वर्ड के साथ प्रॉब्लम है, ये जो है ये यूज्ड एज ए सिंगुलर नाउन ऑल्सो। मैंने कहा एक कैटेगरी हमारे पास है जिसमें कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसी होती है, तो वो यूज्ड एज ए सिंगुलर नाउन ऑल्सो। और हमारे पास एक फ्रेज है गैलोज ह्यूमर, बद्दा मजाक। किसी की टांग कट गई और आप बोलते हो अरे बड़ा मजा आ रहा है, किसी की फांसी लगने जा रही है, आप उससे मजाक कर रहे हो, तो गैलोज ह्यूमर ये एक फ्रेज है। ह्यूमर विच मेक्स वेरी अनप्लेजेंट और डेंजरस थिंग्स सीम फनी। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप जाके पूछ रहे हो और भाई ट्रक टूटा है बचा, तो गैलोज ह्यूमर, यार किसी की टांग टूट गई है आप ऐसा मजाक कर रहे हो। अदर ये एक फ्रेज है। और गैलोज मतलब फांसी का तख्ता, जहां पर एक व्यक्ति को लटका कर फांसी दी जाती है, ठीक है, गैलोज। गुड है, 15 वर्ड कर चुके हैं। और एक्चुअली हम वोकैब नहीं पढ़ रहे हैं, हम नाउन पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है अगर हम बात करते हैं एमेंट्स की, या हम बात करते हैं आर्म्स की, या हम बात करते हैं एनाल्स की, तो वर्ब जो आएगी आर आएगी। गैलोज के साथ आप इच का प्रयोग भी कर सकते हो और आर का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन की तरह भी यूज होता है। उस केस में भी आप एस को यहां से ऑमिट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है गैलो, GALLOW करके कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। और पेपर सेटर आपकी अज्ञानता की के आधार पर आपके साथ कोई भी सिंपैथी नहीं करने जा रहा। गैलोज। गुड्स, अगर आप इसमें से एस हटा दें तो एडजेक्टिव बनता है। दो प्रकार की ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी। तो सामान, बिक्री का सामान, सॉरी, गुड्स और थिंग्स दैट आर फॉर सेल और थिंग्स दैट कैरीड बाय ट्रेन और ट्रक, सामान। तो गुड्स डिलीवरी या गुड डिलीवरी। गुड डिलीवरी का मतलब होगा अच्छी डिलीवरी, और गुड्स डिलीवरी सामान की डिलीवरी। तो इस केस में हम एस को नहीं हटा सकते। गुड्स। नेक्स्ट वर्ड मूवेबल्स, जैसे मैंने भी बताया ईटेबल है, मूवेबल है, और मूवेबल में मैंने शायद ई लिखा छोड़ दिया था, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा पहले वो। और मूवेबल में अगर मुझे ध्यान है तो MOVEABLE लिख दिया था मैंने, और वो ई वहां पे नहीं। मूवेबल्स तो कोई भी चीज है, मान लो यहाँ पे AC है, कंप्यूटर है, और मेरा प्रिंटर रखा हुआ है, और मेरे कुछ और किताबें रखी हुई हैं, तो ये सब चीजें क्या होंगी, ये मेरे मूवेबल्स हैं। तो अगर मैं कभी यहां से अपना रूम शिफ्ट करता हूं तो ये मेरे मूवेबल्स में आएगा, जिनको मूव किया जा सके। लेकिन अगर आप एस को हटा दें तो एडजेक्टिव है। तो चल संपत्ति जिसको आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा सकते हैं। मेरा फैन है, मेरा कैमरा लगा हुआ है, ये स्क्रीन है, ये बोर्ड है, ये सब चीजें क्या आएंगी मेरी, और ये मेरी निजी संपत्ति है, पर्सनल पोजेशन। A thing that can be moved from one house etc. to another. अब अगर आप घर से घर चेंज करके जा रहे हैं तो छत को तो नहीं ले जाएंगे, इमूवेबल्स। खिड़की तो निकाल के नहीं ले जाएंगे, खिड़की निकाल के नहीं ले जाएंगे, तो मूवेबल्स। गुड्स, गुड वर्ड है लेकिन वो एडजेक्टिव है। मूवेबल वर्ड है लेकिन वो एडजेक्टिव है। मूवेबल पार्ट ऑफ द बॉडी, मूवेबल पार्ट ऑफ द बॉडी जो मूव कर सकता है, मूवेबल पार्ट। लेकिन जो मेरे AC और जो कंप्यूटर रखे हैं ये क्या है, मूवेबल्स, जिनको हटा सकते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 16-17 तक क्लियर है।
अब ये जो वर्ड्स है प्रेमिसेस, प्रेसेंस, एनवायरमेंट्स एंड सराउंडिंग्स, ध्यान दीजिएगा ये जरन नहीं है, ये नाउन है। लेकिन सराउंडिंग द एनिमी, शत्रुओं को घेरना, वो बन जाएगा जरन। नॉन फॉरेन वर्ड्स में आप इसको ध्यान रखिएगा, ये एक नाउन है, यहां से एस को हटाया नहीं जा सकता। और हमारे पास कई वर्ड्स आने जा रहे हैं जो कि आईएनजी में ऐड हो रहे हैं और उनमें एस ऐड हुआ हुआ है। तो प्रेमिसेस, प्रेजेंस एंड एनवायरमेंट्स एंड सराउंडिंग्स, तो इन चारों का मैंने दो बना रखा है। तो प्रेमिसेस होती क्या है, इसको देखने के लिए हम आगे चलेंगे। परिसर, कोई भूखंड और उस पर बनी इमारतें जो किसी संस्था की हो और या उसका प्रयोग में हो। मान लीजिएगा ये हमारा कोचिंग सेंटर है, ये हमारी क्लासेज है, यहाँ पर जो है हमारा रिसेप्शन है और यहाँ पर वेटिंग एरिया है। तो ये पूरा इलाका, ये पूरा एरिया जो है मैं कहूंगा कोचिंग प्रेमिसेस। कोचिंग प्रेमिसेस, द बिल्डिंग्स एंड लैंड यूज्ड बाय अ शॉप, बिजनेस, होटल एटसेट्रा। तो होटल की जो बिल्डिंग होगी, लेट्स से ये होटल की बिल्डिंग है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल हो गया, यहाँ पे जिम्नेजियम हो गया और यहाँ पे कार पार्किंग हो गई। तो पूरा इलाका जो कहलाएगा, पूरा एरिया जो है ये कहलाएगा होटल प्रेमाइसेस, होटल प्रेमिसेस। ठीक है, प्रेमाइसेस भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं, प्रेमिसेस भी प्रोनाउंस करिए, ज्यादा अच्छे फोकस मत करिए। ये चीज कहलाएगी आपकी अहाता। कई बार लिखा होगा स्कूल के अहाते में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो स्कूल की बिल्डिंग हो गई, ये प्ले ग्राउंड हो गया, है ना। तो स्कूल का पूरा एरिया आप यहां जाके स्मोक कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया में आप स्मोक नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा एरिया कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रेमिसेज। इस केस में हम एस को नहीं हटा सकते, ठीक है, एस को हटाया नहीं जा सकता। तो प्रेमिसेज को समझिएगा, हॉस्पिटल प्रेमिसेज, टेम्पल प्रेमिसेज, मॉस्क प्रेमिसेज, चर्च प्रेमिसेज, ठीक है, रेलवे स्टेशन प्रेमिसेज। रेलवे स्टेशन प्रेमिसेज में आप बगैर टिकट के नहीं घूम सकते, आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे प्रेमिसेज के बाहर आ गए तब अब रेलवे आपको जो है पकड़ नहीं सकता कि आप रेलवे के परिसर में घूम रहे हैं और आपके पास टिकट नहीं है। ठीक है, प्रेमिसेज, ठीक है। और मैंने समझा दिया आपको। तो क्या सर हमारे पास वर्ड प्रेमाइस या प्रेमिस नहीं होता? यस, वो भी होता है। आधार वाक्य जिस पर कोई तर्क आधारित हो। अगर मैं किसी रीजनिंग का एक पार्ट आता है जिसमें कि आप क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं, जिसमें स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, वीकन द आर्ग्यूमेंट, फाइंड आउट द एजम्पशन, फाइंड आउट द इन्फ्रेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वीकन द आर्ग्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो आता है। तो प्रेमाइस, प्रेमाइस एक प्लूरल नंबर है और इसका मतलब होता है बेसिस ऑफ अ थ्योरी, बेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब यहां पर वाद विवाद नहीं है, एक अपने बात कहने की का तरीका है। तो भाई आप दिल्ली जा रहे हो, इसका प्रेमाइस क्या है? हमारा एग्जाम है। तो दिल्ली जाने का आधार आपने क्या बनाया? एग्जाम है। तो दिल्ली जाना, तो दिल्ली जाना क्या हो गया? आपका निष्कर्ष हो गया। और एग्जाम होना क्या हो गया? प्रेमाइस। तो प्रेमाइसिस के दो मीनिंग आएंगे अगर आपके पास एक से ज्यादा बेसिस है। जैसे मैं आपको कहता हूं आप ये पेन खरीद लीजिए क्योंकि ये बहुत सस्ता है, तो लास्ट में चीज आपकी क्या है? पेन खरीद लीजिए। क्यों खरीद लीजिए? क्योंकि ये बहुत सस्ता है। तो सस्ता होना इसका प्रेमाइस है। ठीक है, तो एक प्रेमाइस मेरे पास आया। लेकिन ये पेन खरीद लीजिए क्योंकि ये बहुत सस्ता है, ये 6 किलोमीटर तक चल सकता है, ये मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल है। अब मैंने क्या दिया आपको? 3 प्रेमाइसेज, 3 रीजन दिए हैं, 3 कारण दिए हैं कि ये आप पेन क्यों खरीदें। तो प्रेमिसेस होते हैं एक्चुअली किसी वाई पार्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। मैं काम क्यों करूं, मैं काम ये क्यों करूं। तो किसी भी आधार, किसी भी तर्क का क्यों वाला भाग जो होता है वो प्रेमाइस कहलाता है। वो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, जो आपको थोड़ा डिक्शनरी डेफिनेशन है, एन आइडिया और थ्योरी दैट इज द बेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, दैट इज द बेसिस ऑफ अ डिस्कशन। भाई हम अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं, हमें 6 करोड़ रुपए भाई दहेज चाहिए, कैश में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर है। तो दहेज लेने का मैंने आधार क्या बनाया? मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर है। तो दहेज मांगने के पीछे जो आधार काम कर रहा है दैट इज प्रेमाइस। ठीक है, तो ये आधार होता है। और इस केस में तो प्रेमिसेस, अगर मैं लिखता हूं वर्ड आपका प्रेमिसेस लिखता हूं तो एक मतलब तो इसका यही है, और इस केस में इसका कोई सिंगुलर नंबर नहीं है। लेकिन एक ये इसका भी प्लूरल नंबर हो सकता है।
देयर आर मैनी प्रेमिसेज फॉर माई स्टेटमेंट। मेरे कहने के कई आधार हैं, मेरे कथन के कई आधार हैं। तो वाई पार्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो क्यों वाला भाग जो आता है वो हमेशा प्रेमिस होता है, प्रेमाइस होता है। His reasoning is based on the premise that all people are equally capable of good and evil। तो उसका जो तर्क है इस आधार पर निर्भर है कि हर व्यक्ति जो है अच्छा और बुरा करने के लिए कैपेबल है। द प्रेमाइस ऑन विच दे वर्क, जिस आधार पर उन्होंने काम किया वो ये था that there would always be enough natural resources to support them। आपने एसएससी की कोचिंग या बैंकिंग की कोचिंग या सीडीएस या एनडीए या कैट या एनी अदर एग्जाम, तो आपने एक निर्णय ले लिया कि आप इस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसका प्रेमाइस क्या है, ये कि हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे, इसी आपको लगता है ऐसा, ये प्रेमाइस है। तो प्रेमाइसेस एक बिजनेस का, एक बिल्डिंग का अहाता हो सकता है और एक आधार वाक्य भी होता है। ठीक है, बहुत ढंग से पढ़िएगा क्योंकि आपको कई बार कंफ्यूज हो जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं या वोकैब का सेशन कर रहे हैं। ये टॉपिक ही ऐसा है और ऐसा टॉपिक आपको अगर मैं सही गलत नहीं हूं तो जनरली आपको नहीं मिलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिटेल में नहीं मिलेगा। वो लिख देंगे प्रेमिसेस, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि प्रेमाइस वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। एमेंट बता देंगे लेकिन एमेंट भी होता है वो नहीं बताएंगे। नेक्स्ट, प्रेसेंस, किसी भवन के आसपास का क्षेत्र, द एरिया नियर और अराउंड द बिल्डिंग। हॉस्पिटल और उसके आसपास का एरिया। प्रेमाइसेस क्या था, हॉस्पिटल के साथ साथ सारी चीजें। ठीक है, और मान लीजिए ये हॉस्पिटल है तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, प्रेसेंट हो जाएगा, प्रेसेंस, आसपास का इलाका। तो इसको क्या कह सकते हो आप, ये वाला जो अंदर वाला जो मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाला हूं, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रेमाइसेस। और आसपास का थोड़ा बहुत इलाका जो क्या हो जाएगा, प्रेसेंस। इन्हीं को एनवायरमेंट्स कहा जाता है, जो अगला वर्ड आएगा, और इन्हीं को कहा जाता है सराउंडिंग्स। तो किसी क्षेत्र, किसी बिल्डिंग के आसपास की जगह जो होगी वो क्या कहलाएगी, प्रेसेंस। मैं इसको फिर समझा देता हूं। ये तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, प्रेमाइसेस, जितना भी आप यूज कर रहे हैं। और इसके बाहर का जो इलाका है, ये वाला जो बाहर का है, ये जो है आपका प्रेसेंस है। मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है बट ये ऑनेस्ट एंडेवर है। ठीक है, तो सर क्या प्रेसेंस वर्ड नहीं होता? अगर आप जॉब कर रहे हैं या मतलब कभी जॉब करेंगे, दिल्ली में जाएंगे तो कनॉट प्लेस में कुछ जगह हैं जहां पे कार्स की एंट्री अलाउड नहीं है। तो नगर में दुकानों के लिए निर्धारित क्षेत्र जहां कारों का प्रवेश निषिद्ध है, तो वहां पे आप ऑन फुट जा सकते हैं आप, लेकिन कार लेके शॉपिंग करने नहीं जा सकते। आज शॉपिंग प्रेसेंट, अगर हम बात कर रहे हैं प्रेसेंस की, तो एक बिल्डिंग के आसपास का क्षेत्र जो है वो कहलाएगा प्रेसेंस। और अगर हम बात करें प्रेसेंट की, तो एक सिटी का वो पार्ट जहां पर आप कार से नहीं जा सकते, कई ऐसी जगह है अलाउड नहीं है। ठीक है, तो प्रेसेंस हो गया। और आप एक बात सुनिए, समझिए, इन वर्ड्स को आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है एनवायरमेंट्स और ये सराउंडिंग्स। तो ये आपका घर है, ये आपका घर है, आपके घर के आसपास जो चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी, आप इन्हें एनवायरमेंट्स कह सकते हैं, आप सराउंडिंग्स कह सकते हैं, आप इन्हें प्रेसेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 वर्ड्स हमारे पास हो गए, प्रेमाइसेस। और प्रेमाइसेस का मतलब एक आधार वाक्य भी है प्रेमाइस, और प्रेसेंस, प्रेसेंट भी है कि वो एरिया सिटी का जहां पर कार्स अलाउड नहीं है, एनवायरमेंट्स एंड सराउंडिंग्स। 4 वर्ड्स हमने सीखे। अभी हम कंटिन्यू करेंगे एंड दैट वर्ड इज प्रोसीड्स एंड प्रोसीडिंग्स। अभी हमने पढ़ा सराउंडिंग्स, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोसीडिंग्स, और ये नाउन्स है। और ये वर्ड जैसे ही आपके पास आएगा तो सबसे पहले आपके मीनिंग दिमाग में आएगा आगे बढ़ना। चलिए सर प्रोसीड करिए, तो वो हाँ वो भी वर्ड है और वो एक वर्ब है। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, बस मैं ये आया। प्रोसीड्स एंड प्रोसीडिंग्स, कभी भी एस नहीं आ सकते इसमें से। अगर एस हटाओगे तो ये बन जाएगा जर्न या बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। प्रोसीड्स, बिक्री से मिला हुआ धन या आमदनी। मैं सिनेमा हॉल में टिकट बेच रहा हूं, मैं मतलब ब्लैक नहीं कर रहा हूं। एक नेता है, उसका नाम भी संजय है और वो भी टिकट ब्लैक करता था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं।
तो आज टिकट की बिक्री से जो पैसा मिला है वो क्या कहलाएगा? प्रोसीड्स। दो कंट्रीज के बीच में मैच हो रहा है और टिकट की बिक्री से जो पैसा मिलेगा वो कहलाएगा प्रोसीड्स। तो अगर मैं कहता हूं द प्रोसीड्स विल गो टू द ऑर्फनेज, मतलब आज के मैच में आज जो बिक्री हुई है वो सारी अनाथालय चली जाएगी। तो मनी दैट यू गेट व्हेन यू सेल समथिंग, बिक्री से मिला पैसा। यू हैव गुड प्रोसीड्स, आपके पास से जो अभी आपने जमीन बेची है उसमें काफी अच्छा प्रोसीड्स मिला होगा आपको, ठीक है, गुड। आप वर्ड आता है हमारा प्रोसीडिंग्स। जो वर्ड प्रोसीडिंग्स है किसी औपचारिक बैठक समारोह आदि की कार्रवाई। तो मैं इसको आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, हमारे विधानसभा विधान परिषद की प्रोसीडिंग्स, तो किसी भी सदन की जो कार्रवाई है या औपचारिक कार्रवाई है उसे हम कहते हैं प्रोसीडिंग्स। लेट द प्रोसीडिंग्स बिगिन, लेट द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स बोलना पड़ेगा और वो होगा लेट द प्रोसीडिंग्स बिगिन। चलो भाई कार्रवाई शुरू करो। आप क्लास में आ गए, बुक लेके आ गए, चलिए बैठिए। लेट द प्रोसीडिंग नहीं, लेट द प्रोसीडिंग्स बिगिन। क्लास की कार्रवाई क्या होती है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं या टीचर समझाता है, ये क्लास की प्रोसीडिंग्स है। तो अदरवाइज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है और आपने पार्लियामेंट में देखा होगा जूते चप्पल भी चलते हैं और कई बार वो डिस्कशन भी कर लेते हैं नेता लोग। तो वहां पे क्या चल रही है? प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो प्रोसीड्स वर्ड आपके पास है, एस नहीं हटा सकते, एस को हटा सकते हैं लेकिन वो फिर एक मेन वर्ब है। प्रोसीडिंग्स में से एस को हटाया जा सकता है लेकिन फिर ये जरंड या बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इस समय नाउन है। वी वॉच द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द बालकनी, हमने बालकनी से सारी कार्रवाई देखी। द मेयर विल ओपन द प्रोसीडिंग्स एट द सिटी हॉल टुमारो। ओपन का मतलब यहाँ पे इनॉग्रेट, उद्घाटन करने से है। तो जो मेयर है वो सिटी हॉल में जो है कल जो है कार्रवाई की शुरुआत का उद्घाटन करेगा। उद्घाटन मतलब शुरुआत करेगा। प्रोसीड्स एंड प्रोसीडिंग्स, ठीक है। रिचेज, अभी हमारे पास वर्ड आया था गुड। गुड एक एडजेक्टिव है, रिच एक्चुअली एक एडजेक्टिव है, अमीर। लेकिन रिचेज बहुत सारा पैसा। तो रिचेज हैव विंग्स, पैसे के पंख लगे होते हैं। अब इसी मीनिंग में हमारे पास एक वर्ड आता है वेल्थ, धन संपत्ति। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है इसका सिंगुलर नहीं बन सकता। तो जब हम अनकाउंटेबल काउंटेबल कहते हैं, जो क्लास में शुरुआत की थी मैंने, इस सेशन को शुरू किया, तो अनकाउंटेबल जिनका प्लूरल नंबर ना बने। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल में ही रह सकते हैं और वो सिंगुलर में नहीं जा सकते। प्रोसीड्स अगर बिक्री से मिले हुए धन वाले केस में आएगा तो इसका कोई सिंगुलर नंबर नहीं है फिर, तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन ही कहलाएगा क्योंकि हम इसे सिंगुलर में चेंज नहीं कर सकते। तो अब एक बेटर डेफिनेशन लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रख सकते हैं। लेकिन ये जो नाउन्स हैं जो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं ये सिंगुलर में नहीं जा सकते। सिंगुलर में अगर कभी गए, जैसे आर्म्स और मैंने कहा आर्म, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन्स ही है, इनका सिंगुलर नहीं बन सकता। तो जो नई डेफिनेशन हमने ड्रॉ करी, काउंटेबल नाउन वो है जिनका सिंगुलर भी बना सकते हो और प्लूरल भी। और कुछ नाउन केवल प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, वो सिंगुलर में एग्जिस्ट नहीं करते। और कुछ सिंगुलर में एग्जिस्ट करते हैं, वो प्लूरल में एग्जिस्ट नहीं करते। यही इसकी ब्यूटी है, यही इसकी सुंदरता है। तो रिचेज, रिचेज हैज नहीं आएगा, रिचेज हैव विंग्स, पैसे के पंख लगे होते हैं। ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी। आज की डेट में अगर आपके पास 10,000 रुपीज आ जाए तो ये काफी होंगे, लेकिन 2 साल बाद आपको जब 1 लाख रुपए मिल रहा होगा या 2 लाख मिल रहा होगा, जो भी आपकी सैलरी होगी वो भी कमी पड़ रहा होगा आपको, तब आप कहोगे पैसे के पंख लगे होते हैं। सैलरी आ तो रही है 1,20,000 रुपए, लेकिन यार पता नहीं कैसे चली जाती है, पैसे के पंख लगे होते हैं, क्योंकि तब आपके खर्चे और बढ़ जाएंगे। रिचेज हैव विंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, आप पर्टिकुलर्स। अगर मैं कहता हूं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एक एडजेक्टिव है। किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी, व्यक्ति या वस्तु के विषय में तथ्य या ब्यौरे। आई नीड पर्टिकुलर्स अबाउट दिस कार। मुझे अपने घर में किसी बच्चे की शादी करनी है और जो प्रोस्पेक्टिव व्यक्ति है जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं, आई विल डेफिनेटली नीड पर्टिकुलर्स अबाउट हिम और हर। द पुलिस टुक डाउन ऑल द पर्टिकुलर्स अबाउट द मिसिंग चाइल्ड। बच्चे के बारे में जानकारी ली, पर्टिकुलर्स। आप नॉर्मल कर सकते हो फैक्ट्स और डिटेल्स। तो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर वर्ड है।
अ पर्टिकुलर लोकेशन, अ पर्टिकुलर ट्रेन, अ पर्टिकुलर टीचर, अ पर्टिकुलर बुक, वहां पर ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पे द के बाद जो आएगा ये तो नाउन आएगा, पर्टिकुलर। सो पर्टिकुलर नहीं लिख सकते आप, पर्टिकुलर लिखा जाएगा लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह लिखा जाएगा। रिचेज आप रिच लिख सकते हो, लेकिन रिच क्या हो जाएगा, फिर एडजेक्टिव होगा, उसके अंदर फिर नाउन की कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। स्पिरिट्स, एक सुना होगा एविल स्पिरिट, बुरी आत्मा, गुड स्पिरिट, अच्छी आत्मा, भूत भूत के लिए आता है। तो स्पिरिट्स जब हम कहते हैं हमारा हिम्मत या जोश, किसी का मनोभाव, मनोदशा, तो ही इज इन हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स बड़े जोश में है। ही इज इन लो स्पिरिट्स, वो आज उदास है। तो यहां पे स्पिरिट वर्ड नहीं आएगा। स्पिरिट्स बोर तो हो जाएंगे आप, लेकिन बोर होने का आप कई बार मैं ऑफलाइन में से बोलता हूं कि अगर हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत रिच फैमिली से नहीं आते, तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम का मतलब मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूं, तो हम लोगों के पास थकने का ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप थकेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी और जो आज की डेट में आपके पेरेंट्स हैं वो थक जाएंगे, वो हार जाएंगे। और मैं इसलिए नहीं हार सकता क्योंकि मैं इन लोगों को हारने नहीं दे सकता। तो आपको भी कभी लगता है कि अगर थक रहे हो तो यार थकना मत, थक गए तो बहुत लोग थकने जा रहे हैं आपकी वजह से। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, एक 1 आवर का तो वीडियो बना ही लेंगे। शेनानिगन्स वोकैब का वर्ड है, 2 मीनिंग है। अभी आगे जाके मैं सिखाऊंगा मिस्चीफ एक्चुअली एक अनकाउंटेबल नाउन है, और कभी भी हम मिस्चीफ नहीं बोलते, आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन जो वर्ड है शेनानिगन्स, शरारतें, छोटे बच्चे शरारत करते हैं, पेन को उठा के रख देंगे, रिमोट के सेल निकाल लेंगे, तो छोटे बच्चे ये करते हैं, चलता है, मिस्चीफ करते हैं, शरारत करते हैं, शेनानिगन्स। लेकिन मिस्चीफ कैसा मीनिंग है, क्या वर्ब लेगा, सिंगुलर लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन शेनानिगन्स क्या लेगा, आर लेगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस शेनानिगन्स या दीज, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है तो दीज का प्रयोग किया जाएगा, दिस का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन मिस्चीफ के साथ आई विल नॉट टॉलरेट दिस मिस्चीफ, दिस, क्योंकि ये कभी भी मिस्चीफ जैसा कोई वर्ड, अभी हम इस पे काफी क्वेश्चंस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। शेनानिगन, HENAINANIGAN, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें एस को लगाना ही पड़ेगा, शरारत। और सरकारी कर्मचारी बनेंगे तो कभी कभार तो चलता है, थोड़ा सा ले लिया, सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज, थोड़ा बहुत भाई, मैं नहीं कहूंगा सही है गलत है, वो आप डिसाइड करिए, मैं तो आपको मीनिंग सिखा रहा हूं। तो जो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं दे डेफिनेटली कमिट एक्ट्स ऑफ शेनानिगन्स। द चेयरमैन वाज एक्यूज्ड ऑफ फाइनेंशियल शेनानिगन्स। तो वित्तीय अनियमितता, मतलब पैसे के लेन देन में कुछ घपला हुआ है, फाइनेंशियल शेनानिगन्स। वोकैब भी देखिए आप, और एस हट नहीं सकता, एस लग नहीं सकता, ये ग्रामर का पार्ट है। ये प्लूरल नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, ये ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर भी है, वोकैब भी है। वोकैब में जब मैं वोकैब के सेशन लेता हूं तो वहां पे मैं ग्रामर को फोकस नहीं करता, लेकिन ये कई बार आपको हो जाएगा कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, वोकैब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ लेंगे वैल्यूएबल, टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल्स। इसी सेट में मैंने बताया मूवेबल, ईटेबल, एडिबल, कॉमेस्टेबल, ये सब एडजेक्टिव। और हम एडजेक्टिव में पर्टिकुलर एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, तो कुछ में हम एस लगा देते हैं। तो वैल्यूएबल अगर आप देखें, वैल्यूएबल अगर एडजेक्टिव की तरह देखें, एडजेक्टिव की तरह मूल्यवान, ये पेन बहुत वैल्यूएबल है भाई, बहुत महंगा है। ये बोर्ड जिसपे आप पढ़ रहे हैं ये 5,000 रुपए का नहीं आता, इट्स वैल्यूएबल फॉर मी एटलीस्ट। और पापा ने जो सलाह दी बहुत वैल्यूएबल है, और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया बहुत वैल्यूएबल है, वेरी यूजफुल और इंपॉर्टेंट। ये जो लेसन है जो हम आज कर रहे हैं बहुत वैल्यूएबल है, वेरी यूजफुल और इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स पैसे लायक नहीं है, ऑनलाइन बैचेस तो चिल्लर के भाव से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं भाई ये क्लास आज की बहुत वैल्यूएबल है, तो आप सेकंड मीनिंग में बोल रहे हैं ये बहुत यूजफुल और बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नाउ टेंजिबल, क्या आप इस पेन को टच कर सकते हैं, तो ये चीज टेंजिबल है, अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। क्या आप मेरी
ईमानदारी को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मेरी ईमानदारी को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। तो ईमानदारी क्या है? इंटेंजिबल, कोई चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप समझ नहीं सकते, जिसको आप माप नहीं सकते। माँ का प्यार कैसी क्वालिटी है? इंटेंजिबल। माँ का चांटा कैसा है? माँ का पराठा कैसा है? टेंजिबल, महसूस कर सकते हो बिल्कुल। दैट कैन बी क्लियरली सीन टू, जिस चांटा ये पड़ा, पराठा ये खाया, दाल ये पी ली। लेकिन माँ का प्यार, पापा का गुस्सा, ये सब कैसी चीजें हैं? इंटेंजिबल, जिसको समझाया नहीं जा सकता। कई कवियों ने, कई लेखकों ने माँ के प्यार को, या एक जो मूवीज वाला प्यार है, इसको भी समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ये इंटेंजिबल क्वालिटी है। इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कितनी मूवी बनाएंगे तब हम जाकर इस फीलिंग को शायद समझ पाएंगे। टेंजिबल, इंटेंजिबल, वैल्यूएबल एडजेक्टिव्स है। नाउ अब वैल्यूएबल्स, द स्मॉल थिंग्स दैट आर वर्थ अ लॉट ऑफ मनी सच एज ज्वेलरी। ये रिंग कितने की है? 5 लाख की। बड़ा वैल्यूएबल्स। कीप योर वैल्यूएबल या वैल्यूएबल्स सेफली। वैल्यूएबल्स छोटी छोटी चीजें जो बड़ी कीमती है। ठीक है, एक पेन ड्राइव जिसमें मेरी सारी पीपीटी पड़ी हुई है, जो मैं 2-2 महीने में बनाता हूँ, बैठ के रात जग के बनाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल्स है ये। वैल्यूएबल्स, टेंजिबल्स, वो चीजें जिनको आप टच कर सकते हो। यहाँ पे ये मत करना, ये डेफिनेटली ज्वेलरी जो होती है वैल्यूएबल्स में भी जाएगी। रिंग हो गई, ईयर रिंग हो गए, आपके नेकलेस हो गए, और पता नहीं क्या क्या होता है, जिनको आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल्स है। जैसे मेरा टीवी क्या आएगा? टेंजिबल्स में। मेरी गुडविल, मेरी रेपुटेशन आएगी इंटेंजिबल्स। थिंग्स दैट हैव वैल्यू बट डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, जैसे हॉलीडे, कस्टमर गुडविल, पेंशन, इनको आप फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। तो माँ का प्यार इंटेंजिबल है। माँ का चांटा क्या है? टेंजिबल है। माँ की सलाह कैसी है? वैल्यूएबल है। ठीक है, और अगर आप कहते हैं ये कार बहुत वैल्यूएबल है, मतलब इसलिए बहुत कीमती है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी, वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, बहुत मूल्यवान। ठीक है, तो आपके पास 30 वर्ड्स हो गए, एंड आई थिंक 30 वर्ड्स को हमें समझने में एक वीडियो डेडिकेट करना पड़ा। और ये 1 घंटे का वीडियो अगर मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाऊंगा तो ये लेता है 1 hour 30 minutes, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी बात नहीं करी, मैंने आपको पूरा समझाने का एक ऑनेस्ट एफर्ट किया मैंने। आप भी करिए, और इसके आगे अब हम कल चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, मतलब कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जब भी आता है आपके लिए। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।